हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का हमारे चैनल पर। और पढ़ाई आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी। पता ऐसा चला है कि मार्च के महीने में फर्स्ट वीक में आप लोगों के 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। ऑथेंटिक न्यूज़ तो हमें न्यूज़पेपर से मिल ही जाएगी। बाकी ये मान के चलिए कि मार्च के महीने का जो फर्स्ट वीक है उसमें आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो ही जाएंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास अब लगभग 45 डेज हैं जिनके अंदर हमें अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, प्लस अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, रिवीजन भी करना है और अच्छे मार्क्स लाकर अपना और अपने परिवार दोनों का नाम ऊपर करना है। तो अब जो टाइम है बिल्कुल कमर कस लेने का, साथ ही साथ अपने आप से जो हम ये झूठ बोलते हैं कि आज नहीं यार कल पढ़ लेंगे या थोड़ी देर सो लेते थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, नहीं। अब आपको क्या करना है, जुट जाना है पढ़ाई में। अब कोई एक्सक्यूज नहीं, ना किसी दूसरे से ना खुद से, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। कुछ दिनों के लिए ये जो 45 दिन है, लगभग 45 दिन, ये डिसाइड करेंगे आपके फ्यूचर को। क्योंकि अगर परसेंटेज हमारी अच्छी नहीं आएगी तो हमारी साल भर की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। या हो सकता है कि साल भर हमने अच्छे से मेहनत की है और अब अगर हम थोड़ा सा पढ़ाई के प्रति ध्यान नहीं देंगे तो जो पहले का पढ़ा हुआ है वो भी हमें याद भी नहीं रहेगा, रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो अब जुट जाए पढ़ाई में। नहीं पढ़ा है तो भी अभी भी हमारे पास टाइम है, थोड़ा सा ध्यान दे लें, थोड़ा सा टाइम ज्यादा दें तो हम मान लीजिए कि कुछ कम मार्क्स स्कोर हो रहे हैं, किसी सब्जेक्ट में कहीं दिक्कत आ रही है तो उस पर ज्यादा ध्यान दें और कोशिश करें अच्छे मार्क्स स्कोर करने की। तो तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, पढ़ाई में जुट जाएं। और ऐसा भी नहीं कि अपनी तबीयत ही खराब कर ले पढ़ाई की वजह से। तो अपने पढ़ाई को, अपने स्कूल को, अपनी स्टडीज को, अपने रिवीजन को, सबको संतुलित करते हुए, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हुए हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना है। ये तो बात हुई बोर्ड एग्जाम्स की जानकारी के बारे में। तो बोर्ड एग्जाम्स आने ही वाले हैं अब, ऐसा आप मानकर चलिए। ऑथेंटिक न्यूज एक आध दिन में हमें न्यूज़पेपर से मिल जाएगी। चलिए अब हम क्या करें कि अपनी क्लासेस की भी स्पीड थोड़ी बढ़ाते हैं, क्योंकि अब हमें जुट जाना है रिवीजन के लिए। ठीक है, तो देखिए एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे, 3 क्लासेस शायद हमने पढ़ लिया। आज की जो हमारी क्लास है ये इस चैप्टर की लास्ट क्लास, जिसके अंदर हमें अलग अलग जो सॉल्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट जो है, इनमें सबसे पहला जो सॉल्ट हमें पढ़ना है वो है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट कौन सा? ये वही कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक जो हम घर में यूज लेते हैं। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जो कॉमन सॉल्ट है, आगे जितने भी सॉल्ट्स हम पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं इसी की मदद से बनाए जाएंगे। क्लियर? तो चाहे बेकिंग पाउडर हो, चाहे ब्लीचिंग पाउडर हो, ये सब इसी की मदद से बनाए जाएंगे। तो चलिए वन बाय वन हम इन सॉल्ट्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात। NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बनाया जाता है क्लोर-क्षार प्रक्रिया के द्वारा। क्लोर-क्षार प्रक्रिया से कहा जाता है, या फिर इसे कहा जाता है क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। अब क्या है ये क्लोर एल्केलाई प्रोसेस? ये जो प्रोसेस है इसके लिए हम एक डायग्राम की मदद से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कि ये कंटेनर है, ठीक है। इसमें 2 एनोड और कैथोड लगा दिए जाते हैं। ये कंटेनर हो गया। इसके अंदर एनोड और कैथोड, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन है ये एक सेपरेटर की मदद से अलग है।
इसके अंदर जो भरा हुआ सॉल्यूशन है उसे कहा जाता है ब्राइन। क्या है ये ब्राइन, ये हम अभी पढ़ते हैं कि ब्राइन क्या है। यहाँ से इस ब्राइन को एंटर कराया जाता है और यहाँ पर जो हमें रिजल्टेंट मिलता है वो मिलता है ब्राइन प्लस NaOH, यानी वो रिजल्टेंट जो कि हमें चाहिए। साथ ही साथ ये देखिए, ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। यहाँ से जो गैस बाहर निकल रही है वो है क्लोरीन गैस Cl2 और यहाँ से जो गैस रिलीज हो रही है वो है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ध्यान क्या देना है, देखिए कि ये जो सेपरेटर है यहाँ पर क्या क्या रिएक्शंस हो रही हैं कि इसके अंदर ब्राइन भरा हुआ है। सबसे पहले तो ब्राइन है क्या, तो ब्राइन है एक्वस NaCl। एक्वस NaCl का मतलब कि नमक को जब हम पानी में घोल दें तो उस पानी को जिसके अंदर की नमक घुला हुआ है उसे क्या कहा जाता है, ब्राइन कहा जाता है। अब यहाँ पर है क्या कि NaCl, नमक को हम कहते हैं NaCl, तो इस सॉल्यूशन के अंदर सोडियम के और क्लोराइड के दोनों के आयंस प्रेजेंट है, प्लस क्या है इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है। अब होता क्या है कि ये जो सेपरेटर है, नेगेटिव आयंस जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे यानी इस तरफ आएंगे, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव आयंस जो है वो पॉजिटिव आयंस जो है वो किधर जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ यानी कि राइट साइड जाएंगे। अब इस सॉल्यूशन के अंदर देखिए कि NaCl है जिससे तो बन रहा है Na प्लस और Cl-, और लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि वाटर जब डिसोसिएट होता है तो ये बनाता है H प्लस और OH- आयन। तो अब नेगेटिव चार्ज वाले कौन कौन से आयन हैं, क्लोराइड और हाइड्रोक्सिल आयन, और पॉजिटिव चार्ज वाले आयन है सोडियम और H प्लस आयन। अब ये नेगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ तो जाएंगे, मैं अलग पेन से लिखती हूँ ताकि आपको ठीक से पता रहे। तो ये देखिए, ये क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल है तो अपोजिट चार्ज जाएगा, तो इस तरफ तो जाएंगे पॉजिटिव और H प्लस आयन, और इस तरफ कौन आएंगे, इस तरफ आएंगे क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। तो देखिए अब क्या हो रहा है कि ये क्लोराइड आयन जब आपस में मिलते हैं तो ये रिलीज करते हैं इस इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन गैस, और हाइड्रोजन आयन मिलकर किसको रिलीज करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को। ठीक है, अब सॉल्यूशन में क्या बच गया, Na और OH, और ये NaOH मिलकर क्या बना लेते हैं, NaOH बना लेते हैं प्लस ब्राइन, यानी कि नमक का पानी तो ऑलरेडी है यहाँ पर। अब इस प्रोसेस को अपन ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल इस प्रोसेस में हम क्या क्या चीजें देख रहे हैं, देखिए कि इसके रिएक्शन को जब हम लिखते हैं तो ये रहा NaCl एक्वस का मतलब कि ये जो NaCl है ये किसमें घुला हुआ है, पानी के अंदर घुला हुआ है, प्लस H2O, ये वाटर हो गया। ठीक है, अब हमको मिल क्या रहे हैं रिजल्टेंट, यहाँ पर रिजल्टेंट हमको यहाँ मिल रहे हैं NaOH किस फॉर्म में मिल रहा है, एक्वस फॉर्म में। ए क्यों मतलब एक्वस यानी जलीय, प्लस क्या रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस, और प्लस क्या रिलीज हो रही है, क्लोरीन गैस। अब यहाँ हमने ये देखा कि ये जो प्रोसेस है क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्वेश्चन आता है ये कई बार छोटे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस प्रक्रिया से किया जाता है, तो क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है व्हाट इज ब्राइन, तो एक्वस सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन, कि ब्राइन क्या है, तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है, ब्राइन कहलाता है। क्लियर है, चलिए अब यहाँ देखिए इस प्रोसेस के अंदर जो क्लोर एल्केलाई प्रोसेस है उसके अंदर हमें क्या मिल रहे हैं, 3 रिजल्टेंट मिल रहे हैं। अब ये जो तीनों रिजल्टेंट हैं ये तीनों ही हमारे लिए किसी ना किसी, अब ऐसा नहीं है कि दोनों गैसेस रिलीज हो गई तो किसी काम की नहीं है, केवल NaOH ही हमारे काम का है। यहाँ पर देखा यह जाता है कि ये जो तीनों चीजें बन रही हैं यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस, इन तीनों को ही किसी ना किसी रूप में काम में ले लिया जाता है। अब इनके जो यूजेस है वो मैं आपको नोट कराती हूँ, साथ ही साथ आप इनके यूजेस जो हैं उनको नोट कीजिए। अलग पेन से लिखते हैं हम। सबसे पहले हम लिखते हैं क्लोरीन के यूजेस, तो इनको हम यहाँ लिखते हैं। तो देखिए इसका जो काम है, क्लोरीन जो है ये पानी जो होता है उसको साफ करने के काम में आता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे, पहला जो इसका काम है वो है वाटर ट्रीटमेंट, यहाँ साथ ही लिखेंगे ताकि हमें याद रहेगा। वाटर ट्रीटमेंट, ये क्लोरीन गैस काम आ जाएगी। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस बनाने के लिए इसका यूज किया जाएगा।
पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के लिए इसका यूज किया जाएगा। और ये मेन 3 यूजेस हो गए किसके, क्लोरीन गैस के। अब हम बात करते हैं साथ ही पेस्टिसाइड्स बनाने के भी काम में आती है। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं, उधर चलते हैं हाइड्रोजन गैस की तरफ। हाइड्रोजन गैस जो है ये फ्यूल के रूप में काम में आती है, ठीक है। प्लस अमोनिया बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। अमोनिया बनाने के लिए क्या किया जाता है, ये रही अमोनिया बनाने की प्रोसेस, इसके अंदर ये लीजिए, ये बन गई अमोनिया गैस। क्लियर। तो ये फ्यूल के रूप में काम में आती है और अमोनिया गैस बनाने के लिए काम में आती है। अब हम बात करते हैं NaOH, जो हमारा मेन रिजल्टेंट है। ये क्या काम आ रहा है, तो NaOH जो होता है इसका काम आता है, सबसे पहला जो इसका काम है वो है मेटल डिग्रेडेशन। पहला काम। दूसरा काम जो है इसका, ये आता है काम में सोप्स और डिटर्जेंट बनाने के लिए, सोप एंड डिटर्जेंट्स फॉर्मेशन। साबुन और डिटर्जेंट जो है वो इसी की मदद से बनाए जाते हैं। साथ ही साथ इसका यूज किया जाता है पेपर इंडस्ट्री में, प्लस इसका यूज किया जाता है आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने के लिए। तो ये लीजिए, ये हमारी क्लोर क्षार प्रक्रिया यानी कि पूरी एल्केलाई क्लोर एल्केलाई प्रोसेस कंप्लीट हो गई। हिंदी में अगर हम बात करें तो गंदे जल को साफ करने के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस बनाने के लिए, और पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पाइप्स अपन देखते हैं ना घरों में फिटिंग होती है, नाले जो होते हैं पीवीसी पाइप्स होते हैं वो, ठीक है, ये ईंधन के रूप में, और अमोनिया गैस बनाने के लिए NH3 को हम लिखेंगे अमोनिया गैस। अमोनिया गैस बनाने के लिए काम में आते हैं। यहाँ पर धातु जो है उसको शुद्धिकरण करने के लिए, साबुन और सर्फ या डिटर्जेंट बनाने के लिए, कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, और कृत्रिम रेशे बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल फाइबर यानी कृत्रिम रेशे। अब क्लोर क्षार प्रोसेस में एवरीथिंग इज हियर। यहाँ आपने नोट कर लिया तो बहुत अच्छा, लिखकर याद करें, वेरी गुड। और ज्यादा अच्छा तरीका ये होता है याद करने का, इसमें क्या होता है कि आपको लिखना पड़ता है कम और हर चीज आपको इंटैक्ट मिलती है, ताकि आपको समझने में आसानी रहती है। देखिए यहाँ हमने रिएक्शंस लिख दी सारी, कौन किस तरफ जा रहा है, कौन किस तरफ आ रहा है, ये लिख दिया, कहाँ से एंटर हो रहा है, कहाँ से एग्जिट हो रहा है, कौन सी गैस एनोड पर रिलीज हो रही है, कौन सी कैथोड पर। अब इसी चीज को अगर हम लिखते हैं तो हम लिखेंगे कि एनोड पर जो है वो क्लोरीन गैस रिलीज होती है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जबकि यहाँ पर हमने केवल सब ये प्लस और माइनस बना दिया, यहाँ H2 लिख दिया, तो अंडरस्टूड है कि यहाँ क्लोरीन और यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो कोशिश ये करें कि आप भी ऐसे ही बनाएं, ताकि कम समय में कम लिखकर और आप ज्यादा समझ सके, ताकि डायग्राम के अकॉर्डिंग, अब बस ये डायग्राम अगर हमें याद है तो इतना सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं, हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सब कुछ लिख सकते हैं। तो क्लियर है ये सब। तो हमने हमारा जो पहला सॉल्ट था NaOH उसको कंप्लीट कर लिया, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, तो आराम से बन जाएगा और इसको आप तैयार कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले सॉल्ट की तरफ। अगला जो हमारा सॉल्ट है, अब देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें काम में आ गई। ये जो क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, इसको हम एक कंपाउंड बनाने के लिए और काम में लेंगे, जो कि अब आगे बढ़ेंगे हम। चलिए, तो अब ये एक सॉल्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं हमने अगले सॉल्ट की तरफ, जो कि है ब्लीचिंग पाउडर। सेकेंड नंबर, ब्लीचिंग पाउडर। इनके ये जो हम पढ़ रहे हैं ना सॉल्ट्स, इनके केमिकल फॉर्मूले आपसे पूछे जाते हैं, यूजेस पूछे जाते हैं, और प्रिपरेशन मेथड, ये 3 चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, अब कैसे किया जाता है कि उस जो क्लोर क्षार प्रक्रिया के अंदर क्लोरीन गैस रिलीज हुई थी, उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर जब प्रोवाइड किया जाता है तो हमें क्या मिल जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, सबसे पहले हमको इसका केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज CaOCl2। और यहां से अगर हम इसका केमिकल नाम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका नाम हो गया। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर भी ठीक है, और ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया CaOCl2।
2। अब इसको बनाया कैसे जाता है, तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, अब वो Cl2 गैस ये कौन सी है जो हमको मिल रही थी कहाँ, उस ब्राइन वाटर वाली रिएक्शन में, तो वही क्लोरीन गैस सीधे यहाँ तक ले आई जाती है और इससे बन जाता है CaOCl2, यानी कि बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर और वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये जो है CaOH होल्ड वाइज, इसको कहा जाता है ड्राई स्लेक्ड लाइम, ये भी लिख सकते हैं अपन, या फिर इसको लिख सकते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्लोरीन गैस हो गई, ये बन गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब हमें क्या याद करना है, अब हमें याद करने हैं इसके 2 यूजेज और। ये हो गया, देखिए अब क्या क्या क्वेश्चन बन गया। पहली बात तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, प्रिपरेशन मेथड। अब लाइन हम ये लिख देंगे कि व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ड्राई स्लेट लाइम, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर हमें क्या मिल जाता है, ब्लीचिंग पाउडर और जल मिल जाता है। ठीक है, अब इसके 2 यूजेज और याद करने हैं, क्या क्या काम आ रहा है ब्लीचिंग पाउडर। तो पहली बात तो ब्लीचिंग के काम आ रहे हैं, ब्लीचिंग का मतलब है चीजों का रंग उड़ाने में। ठीक है, और साथ ही साथ लॉन्ड्री उद्योग में ये सबसे ज्यादा काम में आता है। लॉन्ड्री मतलब कपड़े वगैरह जो साफ करते हैं लॉन्ड्री में करवाते हैं, वहां ज्यादा काम में आता है। उसके अलावा इसका एक यूज हो रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन इंडस्ट्रीज, उद्योगों में चीजों को ऑक्सीडाइज करने के लिए, ऑक्सीकरण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और एक यूज और क्या लिख सकते हैं हम इसका, टू प्योरीफाई ड्रिंकिंग वाटर। गंदे जो पानी के स्रोत होते हैं उनके अंदर ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, जिससे गंदगी जो है वो पैने में बैठ जाती है और जल जो है वो साफ हो जाता है। ये इसका मेन यूज है। तो इस तरह हमने अपना जो 2nd नंबर का सॉल्ट था वो कंप्लीट कर लिया, ब्लीचिंग पाउडर। बस इसके अलावा हमसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, जो जो ये हमने नोट कर लिया बस यही काम का है। चलिए, इसके बाद अब हम पढ़ते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, 3rd वन बेकिंग सोडा। तो हम जानते हैं बेकिंग सोडा है, इसका मतलब घरों में काम आने वाला है। सबसे पहले हम इसका केमिकल फॉर्मूला देखें, तो इसका केमिकल फॉर्मूला जो होगा वो होगा NaHCO3। ये हो गया केमिकल फॉर्मूला। केमिकल नेम देखें तो क्या हो जाएगा, देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका साइंटिफिक नाम हो गया। NaHCO3 इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया और बेकिंग सोडा इसका कॉमन नाम हो गया। अच्छे से परिचित है अपन, घर में अपन काम में जो लेते हैं जिसे खाने का सोडा कहते हैं वो यही है। अब इसको काम में क्या लिया जा रहा है, तो हम घर में जो खाने की चीजें बनाते हैं, इडली वगैरह बनाते हैं, खमन बनाते हैं, उनमें इसका यूज किया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ें कि इसका प्रिपरेशन मेथड क्या है। तो प्रिपरेशन मेथड वही है कि NaCl की मदद से ही इसको भी बनाया जाएगा। NaCl जो है इसको रिएक्ट करवाया जाता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस के साथ। ये चारों जो है वो रिएक्टेंट के रूप में काम में आते हैं और इनसे बनता है ये तो आप जान ही गए, NaCl, H2O जान गए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये अमोनिया। रिजल्टेंट में ये जो हमें मिला ये है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, और ये है हमारा क्या, बेकिंग सोडा। तो 2 रिजल्टेंट हमें यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। अमोनियम क्लोराइड साथ में मिलता है किसके, बेकिंग सोडा के। ठीक है, अब ये जो बेकिंग सोडा है इसको रिएक्ट करवाने पर कि हम ये देखते हैं कि इसको बनाते हैं जब अपन, तो होता क्या है, तो ये जब खाने में मिलाया जाता है NaHCO3, NaHCO3 को जब खाने में मिलाया जाता है तो ये जो NaHCO3 है
ये डिकम्पोज हो जाता है कि किस तरह खाने में खमीर उगता है इसकी वजह से, तो ये बना लेता है Na2CO3 प्लस CO2, ठीक है, और बनाता है साथ में वाटर H2O। तो अब जो खाने में खमीर उगता है या उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है या खमन में जो स्पंज आता है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से आता है। यानी कि ये जो सॉल्ट है NaHCO3 ये एक कैसा सॉल्ट है, नॉन कोरोसिव बेकिंग सॉल्ट है। बेकिंग सॉल्ट मतलब खाने को बेक करने के काम में आ रहा है। अब इसके हमें क्या याद करने हैं, यूजेस याद करने हैं। अब चलिए तो इसकी यूजेस पढ़ते हैं। इसके यूजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला काम बेकिंग सोडा जो है ये बेकिंग पाउडर बनाने के काम आता है। अब हम कई बार देखते हैं कि कोई वो कुकिंग शो जब हम देखते हैं ना तो वो जब केक बना रहे होते हैं तो लिखते हैं बेकिंग सोडा, ऐड सम बेकिंग सोडा, फिर बोलते हैं ऐड सम बेकिंग पाउडर, सॉरी पहले बोलते हैं ऐड सम बेकिंग पाउडर फिर बोलते हैं ऐड सम बेकिंग सोडा, इस तरीके से वो बोलते हैं। अब ये जो बेकिंग पाउडर है ना ये कैसे बनाया जाता है, तो बेकिंग पाउडर को बनाने की प्रोसेस, इसके संग एक इंग्रेडिएंट और मिला दिया जाता है और बेकिंग पाउडर से क्या बन जाता है, बेकिंग सोडा बन जाता है। तो कैसे बनाते हैं, देखिए ये बनाते हैं बेकिंग सोडा प्लस एडिबल माइल्ड एडिबल एसिड। माइल्ड एडिबल, एडिबल का मतलब हम जानते हैं खाने योग्य एसिड, जैसे कि टार्ट्रिक एसिड। रिकॉल कीजिए कि कहाँ था टार्ट्रिक एसिड, किसमें मिल रहा था, तो ये जो टार्ट्रिक एसिड है इसको मिला लेते हैं और इन दोनों को मिलाने से क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। पहला यूज हो गया कि इसका उपयोग किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। दूसरी बात, इसको एंटासिड बनाने के लिए काम में लिया जाता है। एंटासिड जानते हैं कि जब पेट में एसिडिटी हो जाती है तो एंटासिड को पानी में घोल के पी लेते हैं और कुछ ही सेकंड्स में हमें रिलीफ मिल जाता है, वो एंटासिड हो गई। क्लियर। इसके अलावा एक यूज और है इसका कि एंटासिड फॉर्मेशन के साथ साथ फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं में भी इसका यूज किया जाता है। सो ये कंप्लीट हुआ हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बाद अब हम जो अगला कंपाउंड पढ़ने वाले हैं, अगला जो सॉल्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है वॉशिंग सोडा। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। बेकिंग सोडा कंप्लीट हो गया, अब हम पढ़ते हैं वॉशिंग सोडा। तो ये हो गया खाने का सोडा, अब है कपड़े धोने का सोडा। वॉशिंग सोडा 4th नंबर है शायद, वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने का सोडा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके केमिकल फॉर्मूले के बारे में। इसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O। अब ये 10H2O क्या है इस पर बात करेंगे 2 मिनट बाद। पहले हम पढ़ते हैं वॉशिंग सोडा। इसका जो केमिकल नेम है वो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, ये हो गया वॉशिंग सोडे का केमिकल नेम। ठीक है, अब देखिए इसको बनाया कैसे जाता है। तो ये रहा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो है इसमें हम Na2CO3 को तो देख ही रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट, लेकिन साथ में वाटर जो लिखा हुआ है ये क्यों लिखा हुआ आ रहा है बार बार। तो देखिए ये जो वॉशिंग सोडा है ये बेसिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट मतलब बेसिक सॉल्ट है। अब यहाँ जो हम ये 10H2 लिख रहे हैं इसको कहा जाता है क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। क्या है अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलन जल। और हम ये कह रहे हैं कि अगर ये Na2CO3 के साथ 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ में है तो क्या ये गीला हो जाएगा,
या क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा, है ना। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन नोट करें कि किसी दिए गए ताप पर, किसी दिए गए ताप पर, दिए गए ताप पर मतलब हम बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर की, किसी पदार्थ में उपस्थित, ताप पर किसी पदार्थ में उपस्थित कोई भी पदार्थ है जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, उपस्थित जल की कुल मात्रा, जल की कुल मात्रा या जल के अणुओं की कुल मात्रा जो भी है, या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, तो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जल के अणुओं की फिक्स संख्या, प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट, प्रेजेंट इन फॉर्मूला ऑफ वन यूनिट ऑफ सॉल्ट। इसके एग्जांपल, तो ये क्या है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है ये इसके एक अणु के साथ 10 अणु जो है जल के, ये जुड़े हुए ही पाए जाते हैं। इसका और हमें एग्जांपल देखना चाहे तो ये रहा कॉपर सल्फेट, CuSO4 5H2O, इसका फॉर्मूला भी ये होता है। तो कॉपर सल्फेट को हम CuSO4 नहीं बोलते हैं, साथ में 5H2O, इसके एक मॉलिक्यूल के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स साथ में रहते हैं। तो एक टॉपिक हमने यहाँ साथ के साथ कंप्लीट कर लिया, जो कि क्या था, क्रिस्टलाइन जल या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है वॉशिंग सोडा के यूजेस। क्या क्या यूजेस हैं इसके, तो वॉशिंग सोडा जो है, देखिए सबसे पहली बात तो ग्लास, पेपर इंडस्ट्री में और सोप इंडस्ट्री में, ग्लास बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए और साबुन बनाने के लिए, तीनों ही जगह इसका यूज किया जाता है। दूसरी बात, बोरेक्स पाउडर बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। बोरेक्स पाउडर जो होता है वो वॉशिंग सोडा की मदद से बनाया जाता है, ठीक। साथ ही साथ जो पानी है उसकी परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये इसके मेन यूजेस हो गए, जो इसकी मदद से इन चीजों को काम में लिया जाता है। साथ ही साथ कपड़े धोने की तो काम आ ही रहा है, क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम आ ही रहा है, ये तो हम अपने आप ही लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया वॉशिंग सोडा। फॉर्मूले इन सभी के आपको अच्छे से याद रखने हैं। और अब हम आ गए हैं हम अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जो कि है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जो कि है प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, PO और P। अब क्या है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो देखिए इसकी डेफिनेशन है कि यह है कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट होता है, अर्धहाइड्रेट। अभी इसको लिख के देखते हैं अपन। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, यानी कि POP जो है, इट इज द सेमी हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट का सेमी हाइड्रेट होता है। तो फॉर्मूला हो गया इसका CaSO4 हाफ H2O। ये लीजिए, ये रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला, CaSO4 हाफ H2O। अब इससे बनाया जाता है जिप्सम। देखिए कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हाफ H2O, इसके साथ हम 1
होल नंबर 1/2 यानी कि 1.5 मॉलिक्यूल्स वाटर के जब जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है CaSO4 2H2O। और ये जो कंपाउंड बना है इसको कहा जाता है जिप्सम। ये रहा जिप्सम, ठीक है। इसके यूजेस की अगर हम बात करें तो प्लास्टर, हड्डी वगैरह जब टूट जाती है ना तो प्लास्टर बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा उपयोग इसका क्या है, ये जो दांत होते हैं हमारे नकली जो दांत बनते हैं उनका फ्रेम बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा इससे मूर्तियां बनाई जाती हैं, पीओपी की मूर्तियां आपने देख रखी होंगी मेले वगैरह में जब हम घूमते हैं तो खिलौने, गुल्लक और जानवर, पशु पक्षी, कई चीजें इसकी मदद से बनाई जाती हैं। मेन यूज इसका प्लास्टर और दांतों का जो फ्रेम होता है वो बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ दीवारों पर भी तो हम पीओपी कराते हैं। तो मेन यूज इसके 4 हो गए कि हाथ पैर में या कहीं भी फ्रैक्चर हो जाए तो प्लास्टर बांधने की यूज आता है, दीवारों पर प्लास्टर करने के लिए काम में आता है, और दांतों का फ्रेम बनाने के लिए काम में आता है, और इससे मूर्तियां और कई सारी चीजें, जानवर और गुल्लक और पशु पक्षी के जो फिगर्स हैं वो बनाने के काम में ये आता है। तो इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। चैप्टर कंप्लीट होने के साथ साथ अगर क्लास आपने रेगुलर देखी होगी तो आई होप कि क्लास आपके लिए यूजफुल रही होगी। कुछ टॉपिक्स ऐसे जो कि मान लीजिए नहीं आ रहे हो या दिक्कत हो तो क्लास के बाद आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाएंगे, आराम से समझ में आ जाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि अब हमें तैयारी करनी है एग्जाम्स के हिसाब से, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के हिसाब से। तो कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो जो कि हमें नहीं आता हो, या सीखने में अगर दिक्कत है तो एक बार में दिक्कत है तो 2 बार कोशिश कर लें। तो आप कोशिश करें कि हम अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें, और जल्दी ही मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।